हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमित। स्वागत करता हूं आपका स्मार्ट कीड़ा यूट्यूब चैनल पर। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे एसबीआई पीओ 2018 में आए हुए क्रिटिकल रीजनिंग के मेंस लेवल के क्वेश्चंस। पार्ट 1 और पार्ट 2 यानी लेसन नंबर 32 एंड लेसन नंबर 33 में हमने इसको कवर किया। ऑलमोस्ट पूरे 10 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ने फिर से कहा कि हमें और क्वेश्चंस चाहिए, तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि मुझे फिर से और कुछ क्वेश्चंस लाने थे। तो आज मैं एसबीआई पीओ 2017 के क्रिटिकल रीजनिंग के सवाल फिर से लाया हूं। लगभग 6 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में, और मैं ये मान के चलता हूं कि अब आप अपनी जो तैयारी है उसको जस्टिफाई कर पा रहे हैं। जो कुछ भी हमने सीखा आर्ग्यूमेंट्स के बारे में, इंडक्टिव डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स के बारे में, वो सब बेसिक नॉलेज अब आपके काम आ रही है। ठीक है, इसका फीडबैक जरूर मुझे दीजिएगा। ठीक है, जरूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या लेसन नंबर 1, 2, 3 पढ़ने के बाद अगर आप इन क्वेश्चंस को देख रहे हो तो आपको काफ़ी आसानी हो रही है। बस मुझे ये बता देना, छोटी सी बात। ठीक है, ताकि मैं ये समझ सकूं कि हाँ कुछ असर हुआ है, कुछ फायदा हुआ है आपको। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो ये रहा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे। डायरेक्शंस पहले पढ़ेंगे हम। थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है पहले सवाल में, बट एक बार आपने थोड़ा सा इसका एक जिस्ट पकड़ लिया तो आपको बहुत ही आसान लगेगा ये सवाल। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों में डायरेक्शंस और पैसेज सेम होंगे, बस थोड़ा सा चेंज किया गया है। लास्ट में जो आप देखोगे, जो हाईलाइटेड यहाँ सेंटेंस दिख रहा है, स्टेटमेंट दिख रहा है, उसके बारे में बात पूछी गई है सारी कुछ। ठीक है, तो पहले डायरेक्शन पढ़ते हैं। इन द फॉर्म ऑफ इन्फरेंस और कंक्लूजन्स आर बेस्ड ऑन द पैसेजेस गिवन बिलो। अब वो दिख रहा है हमें, ये वो इन्फरेंस या इन कंक्लूजन दोनों में से कोई एक हो सकता है। जो ये हाईलाइटेड वाला पार्ट है, ये देख सकते हैं नीचे आप। ठीक है, इट इज फॉलोड बाय द पैसेज, तो दिख रहा है हमें पैसेज के बाद ये हाईलाइटेड आपको सेंटेंस या स्टेटमेंट दिख रहा है। यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन ईच पैसेज इज फॉलोड बाय 5 इन्फरेंसेस। ठीक है, अब यहाँ पर 5 इन्फरेंसेस पूछ लिए हैं। ये वो इन्फरेंसेस नहीं, एक्चुअली में वो ऑप्शंस हैं जो ये पूछे गए हैं कि जो इन्फरेंस पीछे हाईलाइटेड है उसके बारे में बात की गई है यहाँ पे कि इफ द इन्फरेंस इज डेफिनेटली ट्रू और प्रोबेबिलिटी ट्रू और इनएडिक्वेट टू आंसर। ठीक है, चलिए वापस से चलते हैं सवाल पे और पढ़ेंगे पहले पैसेज को। हमसे पूछा है यहाँ पर, यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन ईच inference separately in the context of the passage and decide upon the degree of the truth or falsity। बस हमें ये देखना है कि नीचे जो हाईलाइटेड ये दिया हुआ है inference, क्या ये पैसेज के अकॉर्डिंगली बेस्ड फॉल्स है या ट्रू है। ठीक है, बस ये हमें जज करना है। तो पहले हम पढ़ेंगे पैसेज। मोर देन अ डिकेड ऑफ एबरेशन इन बजटरी असिस्टेंस एंड सपोर्ट फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट हैज सीरियसली अफेक्टेड इंडियन रेलवेज कैपेसिटी टू फाइनेंस इट्स प्लान एक्सपेंडिचर्स। अब यहाँ पे क्लियरली एक प्रेमाइस ये दे दिया कि लगभग डेकेड की बात आप कर रहे हो, तो 10 साल से जो बजटरी असिस्टेंस और सपोर्ट यूनियन गवर्नमेंट से मिलता रहा है या नहीं भी मिलता रहा है, उसने बहुत ज़्यादा हद तक इंडियन रेलवेज की जो कैपेसिटी है अपना जो एक्सपेंडिचर को प्लान करने की, उसको फाइनेंस करने की, उसको बहुत ग्रीवियसली अफेक्ट कर दिया है। ऑब्वियस बात है, अगर आपको मदद मिलती रहेगी 10 सालों से तो आप अपना जो स्ट्रैटेजिक जो आपका प्लान है वो थोड़ा सा पीछे हो जाएगा। ऑब्वियसली आपको मदद मिल रही है तो आप क्यों ज़्यादा उसमें फोर्स करोगे या स्ट्रेंथन करोगे, अपने फाइनेंस को बढ़ाने की कोशिश करोगे। वो प्लान नहीं करेंगे अपने एक्सपेंडिचर को तो दिक्कत तो होगी, ऑब्वियसली बात है। द सिचुएशन हैज़ कम टू अ पास वेयर द रेलवेज must now think of novel and radical ways to get longer mileage from its investment। अब उसको वो समय आ चुका है जब रेलवेज को कुछ ऐसा सोचना होगा, कुछ ऐसे नॉवेल या रेडिकल वेज, कुछ नया इनोवेशन लाना होगा जिससे कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जैसे जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे वो ट्रेन चला रहे हैं या अपना जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, उसमें उनको एक लॉन्गर माइलेज मिल पाए। आजकल तो हम देखते हैं, अपने इमोशनल सेंस से बता सकते हैं कि बहुत सी गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर यूनिट्स भी अब आईपीओज में आ रहे हैं, अपने शेयर्स निकालते हैं वो, और इवन लोगों को बोलते हैं कि आप इसमें पैसा लगाइए और आप उसमें रिटर्न्स लीजिए। तो वो भी एक तरीका है किसी तरह वो फंड्स को रेस करने का और पैसा कमाने का, इन्वेस्टमेंट्स पर लॉन्गर माइलेज को लाने का। सिग्निफिकेंटली द रिसोर्स क्रंच हैज़ हैड ग्रीवियस इम्पैक्ट ऑन द रेलवेज। अब ये सिचुएशन आ चुकी है कि जो अब रिसोर्स क्रंच है उसने बहुत ही बुरी तरीके से रेलवेज को इम्पैक्ट कर दिया है। रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं। एज अ रिजल्ट इट विल नॉट बी इन पोजीशन टू एक्वायर नेसेसरी इक्विपमेंट, ना ही वो कुछ नया सामान कर सकते हैं। अब एज अ रिजल्ट जब हम देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ कुछ कंक्लूड करने की कोशिश की है, यानी ये पूरा पैसेज इस पर बेस्ड था। It will not be in position to acquire the necessary equipment and this will seriously affect the railway's capacity to serve the needs of the economy in future। ठीक है, यहाँ पर
क्लियरली बता दिया कि अब रेलवे की जो कैपेसिटी है टू सर्व द नीड्स ऑफ द इकोनॉमी वो बहुत ज़्यादा जियोपर्टाइज हो जाएगी, आने वाले समय में उनको बहुत मुश्किल होगी किसी तरह वो नया कुछ नेसेसरी कुछ इक्विपमेंट अगर उनको एक्वायर करना है तो उनको अपने इन्वेस्टमेंट्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा और उसमें एक्सपेंडिचर को निकालने की कोशिश करनी होगी और पैसा और कमाने की कोशिश करनी होगी। ठीक है, अब हमें जिस्ट ऑफ द पैसेज क्लियर हो गया है। अब हम देखेंगे कि हमसे क्या पूछा है। यहाँ पर एक इन्फ्रेंस दिया है, आप हाईलाइटेड में देख सकते हैं, ये दिया है यहाँ पे, रेलवेज हैड सो फार बिलीव्ड इन कन्वेंशनल वेज इन इंड्यूसिंग इनकम। क्या ये इन्फर होता हुआ दिख रहा है? बिल्कुल बिल्कुल इन्फर होता हुआ दिख रहा है। क्लियरली क्यों दिख रहा है? क्यों? क्योंकि आपने बोला नाउ द रेलवेज हैव टू थिंक ऑफ नॉवेल एंड रेडिकल वेज, ये बोल दिया आपने बोला अब हमको कुछ इनोवेट करना होगा। तो इसका मतलब रेलवेज बिलीव करता था कुछ पुराने तौर तरीकों में, और पुराने तौर तरीके कहाँ से पता चल रही है? जो कन्वेंशनल वेज का मतलब यही होता है कि आप पुराने तौर तरीकों से पैसे को कमाने की कोशिश कर रहे थे, गवर्नमेंट से असिस्टेंस मिल जाता था या सपोर्ट मिल जाता था, और जब अब तो एब्रेशन होने लगा तो दिक्कत आने लगी। इसके अलावा आप अपना जो फ्राइट रेट थे वो नॉर्मल जैसे आप लेते थे वही ले रहे थे, तो आपको किसी तरीके से कोई ना कोई नया तरीका इनोवेट करना होगा जिससे आप एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सके। तो ये तो क्लियरली इन्फर होता हुआ दिख रहा है, बहुत ही क्लियरली डेफिनेटली ट्रू आंसर होगा ये। तो अगर मैं ऑप्शंस देखूं तो यहाँ बहुत सारा क्लियर दिखेगा आपको that if the inference is definitely true that it properly follows from the statement of the facts given। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स आपने तथ्य एविडेंस दिए जिससे मैं ये बोल सकता था कि ये इन्फ्रेंस एकदम करेक्ट इन्फ्रेंस है, एकदम डेफिनेटली ट्रू है। ठीक है, अब डेफिनेटली दिया है तो इसका मतलब 100% ये चीज़ ट्रू हो गई। अगर यहाँ प्रोबेबली पूछा था यानी कि वो इंडक्टिवली प्रूव होता। ठीक है, यहाँ पर ये डेफिनेट देने का मतलब यही है कि वो डिडक्टिवली यानी 100% फॉलो होता हुआ दिख रहा है हमें। अब यहाँ देख सकते हो आपकी पुरानी तैयारी सामने आ रही है। यहाँ पर उन्होंने क्लियरली पूछ लिया, अब आपसे यहाँ पे साफ दिख रहा है कि इंडक्टिव क्या होता है और डिडक्टिव क्या होता है। तो हमें पता ही है कि 100% जहाँ जो चीज़ फॉलो होती है, लेसन नंबर 2 में हमने सीखा था कि डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, 100% जो फॉलो होते हैं, और इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स जिनकी कुछ प्रोबेबिलिटी होती है। तो ये तो हमें पता है, लेसन 2 में हम पढ़ चुके हैं। तो हमें बड़ा कॉन्फिडेंटली इस सवाल को हम करके आएंगे, ऑप्शन ए पे टिक करेंगे, क्योंकि हमें क्लियरली दिखा डिडक्टिवली लॉजिकली डिडक्शन होता हुआ मुझे क्लियरली दिखा यहाँ पे 100% हो रहा है, ये 100% मैं क्लियरली बोल सकता हूँ। ठीक है, चलिए इसी के बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी देखेंगे। इसका सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप देख सकते हैं, और मैं बढ़ूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और मैंने आपसे बोला था क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों में सेम डायरेक्शन हैं, सेम पैसेज हैं, तो मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, वही डायरेक्शन है, वही पैसेज है, बस पूछा क्या है यहाँ पे चेंज कर दिया थोड़ा सा। द फिजिकल पोजीशन ऑफ रेलवेज इन द अर्लियर प्लान पीरियड वाज बेटर देन द करंट प्लान पीरियड। क्या ये चीज़ प्रूव होती हुई क्लियरली दिखी मुझे? क्या इसके इनफ एविडेंसेस हैं यहाँ पे कि फिजिकल पोजीशन रेलवेज की ज़्यादा अच्छी थी पहले और अब कम हो गई है? ये तो हमें पता है कि रेलवेज दिक्कत में है, रेलवेज में कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है। अब मैं यहाँ पे क्या सोच सकता हूँ? बिल्कुल मेरे को ये चीज़ तो पता है कि उनके इन्वेस्टमेंट्स में कमी आई है। ठीक है, ये तो मुझे पता है कि कंपैरेटिवली वो अपने नीचे की तरफ जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स में, लेकिन क्या उसकी फिजिकल पोजीशन के बारे में कुछ बताया गया था? क्या उनके पास ज़्यादा पैसे थे पहले और अब कम पैसे हैं? हमें पता है इकॉनमी सिर्फ ज़्यादा पैसे और कम पैसे की नहीं है, हम एक्सपेंडिचर भी देखते हैं, हम इन्फ्लेशन को भी देखते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इस चीज़ को कंसिडर करने के लिए। तो सिर्फ एक चीज़ को लेकर के आप ये बोलो कि नहीं उनकी फिजिकल पोजीशन बहुत ख़राब रही है, आज की डेट में बहुत ख़राब हो चुकी है और पहले ठीक थी, तो ये इस बात का कोई इनफ फैक्ट या प्रूफ मेरे पास नहीं है। बहुत सी वेबसाइट्स इसका आंसर करेंगे हाँ प्रोबेबली ये ट्रू हो रहा है या डेफिनेटली ये ट्रू होता हुआ दिख रहा है, बट ये बहुत ही इनएडिक्वेट बात होगी अगर आप ये फिजिकल पोजीशन स्पेसिफिकली अगर आप पूछें। थ्रू आउट आप देखो पूरे पैसेज में कहीं फिजिकल पोजीशन की बात एग्जैक्टली तो नहीं बोली, आपने प्लान्ड एक्सपेंडिचर की बात करी, फाइनेंस की बात करी, आगे आने वाले जो रिसोर्सेज हैं वो कम, रिसोर्सेज की बात की आपने, रिसोर्स काउंट बताया कि वो कम हो गया है। ठीक है, अब यहाँ रिसोर्स काउंट में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है ना, इसमें सिर्फ पैसा ही नहीं हो सकता, फिजिकल पोजीशन नहीं हो सकती है। तो अदरवाइज मैं देखूँ तो मेरे पास एग्जैक्टली ये चीज़ बोल दूँ कि फिजिकल पोजीशन रेलवेज की कम है, ये मैं कैसे बोल सकता हूँ? बहुत ही एम्बिग्यूअस आंसर होगा अगर मैं ऑप्शन ए या बी में से कोई एक टिक करता। ऑप्शन ए बी क्या कहते हैं, चलिए मैं देखता हूँ। यहाँ पे लिखा है इफ द इन्फरेंस इज डेफिनेटली ट्रू, बहुत सी वेबसाइट ने इस पे टिक किया है, फिर कुछ लोगों ने इस पे टिक किया है इफ द इन्फरेंस इज प्रोबेबली ट्रू दो नॉट डेफिनेटली ट्रू इन द लाइट ऑफ द फैक्ट्स। तो ऑब्वियसली या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। अब मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जो डेटा दिया है वो उतना एजुकेट है जिससे मैं ये डिटरमाइन कर सकूँ कि रेलवेज की फिजिकल पोजीशन खत्म हो चुकी है, खराब हो चुकी है या पहले अच्छी थी। कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है मेरे पास जिससे मैं ये चीज़ कंपेयर कर सकूँ।
मेरे अकॉर्डिंग मेरी ओपिनियन ये नहीं कहती कि ऑप्शन ए सही आंसर है और ना ही ऑप्शन बी सही आंसर है। मेरे अकॉर्डिंगली ऑप्शन सी एक बहुत ही बेटर आंसर है। आप अपनी ओपिनियन क्लियरली दे सकते हैं, आप अपनी एक्सप्लेनेशन भी प्लीज़ ज़रूर बता सकते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ आपको एक मौका दूंगा कि आप मुझे कॉन्ट्रडिक्ट करें और एक अच्छा सा रीज़न निकाल के दें कि क्यों ऑप्शन ए या बी अच्छा एक आंसर होना चाहिए। बहुत सी वेबसाइट ने आंसर तो लिख दिया बट एक्सप्लेन नहीं कर पाए उस चीज़ को। तो मैं अपने हिसाब से जो एक्सप्लेनेशन, मेरी जो सोच है, मेरी ओपिनियन है, मैंने बताई कि मुझे कोई स्टैट्स नहीं मिले जिसके बेसिस पे मैं ये कह सकता था कि फिजिकल पोजीशन पहले अच्छी थी और आज खराब है। ठीक है, हाँ ये मुझे पता है कि उसके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उस पर उसको प्लान्ड एक्सपेंडिचर उतना नहीं मिल रहा है जिससे वो अपने आपको रिसोर्सफुल बना सके, मुझे ये पता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। मैंने तो खैर अपनी एक्सप्लेनेशन यहाँ लिख दी है, ये मेरा आंसर भी है और आप अगर इसको कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहें कर सकते हैं, मैं इसका इंतज़ार करूँगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, डायरेक्शन पहले पढ़ेंगे हम। ईच पैसेज इज फॉलोड बाय अ सेट ऑफ 5 स्टेटमेंट्स। 5 स्टेटमेंट्स फॉलो होंगे, आपको कुछ नहीं करना है, आंसर अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस गिवन फॉर ईच क्वेश्चन। ठीक है, चलिए पहले पैसेज पढ़ लेते हैं फिर स्टेटमेंट देख लेंगे। वेदर ISIS कैरीज आउट अ न्यू एट्रोसिटी, whether it's beheading a group of Egyptian Christians or enslaving Yazidi women in Iraq or burning its victims alive, the big question most people have is why on earth is ISIS doing this? अब आप इंसानों को जला दो और आप लोगों को behead कर दो और उसको ऑनलाइन डाल दो, तो यानी कि आप कुछ लोगों के अंदर एक फियर फैक्टर क्रिएट करना चाह रहे हैं, ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन बहुत से लोगों ने इस पर क्वेश्चन किया कि वो ऐसा कर भी क्यों रहे हैं। What could possibly be the point? कोई पॉइंट तो नहीं समझ में आया, कोई तर्क नहीं समझ में आया, आप अपने दुश्मन ही क्रिएट कर रहे हो। एडिंग टू योर लिस्ट ऑफ एनिमीज इज नेवर अ साउंड स्ट्रेटजी, ये क्लियर बोल दिया कि अपने दुश्मनों को बढ़ाना कोई अच्छी स्ट्रेटजी नहीं हो सकती। येट ISIS फेरोशियस कैंपेन अगेंस्ट द शियाज, कुर्द्स, यजीदीज, क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स who don't precisely share its views has united every ethnic and religious group in Syria and Iraq against them। मतलब कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जो उसको सपोर्ट करेगा। ऑब्वियसली आप किसी को सरकलम कर रहे हो, आप एनस्लेव कर रहे हो उनकी वुमेन को इराक में, उसके अलावा आपने जो है लोगों को जिंदा जला दिया, तो आपको कौन सपोर्ट करेगा? आप शियाज के अगेंस्ट हो, आप कुर्द्स के अगेंस्ट हो, यसीदीज, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स के अगेंस्ट हो, तो आप क्या प्रूव करना चाह रहे हो? व्हाट इज योर पॉइंट एग्जैक्टली? ठीक है, यहाँ तक कि ISIS इज इवन एट वॉर विद इट्स मोस्ट नेचुरल अलाय। अगर ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, अलकायदा से भी इनका टशन है, तो ऑब्वियसली अलकायदा इज इन सीरिया, ये तो हमें पता है, वहाँ पर भी उसका प्रेजेंस है, तो उससे भी ये अपने नेचुरल अलाय से भी ये वॉर पे हैं। द नाजीज एंड द खाइमर रोग वेंट टू द ग्रेट लेंथ्स। अब यहाँ कंपेयर किया है नाजीज को किससे? ISIS से। इवन नाजीज एंड द खाइमर रोग वेंट टू द ग्रेट लेंथ्स टू हाइड देयर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। यहाँ तक कि उन्होंने भी अपने जो ज्यूज के जो कत्लेआम हुए उस दौरान उन्होंने उनको ख़त्म करने की कोशिश करी, उसको भी उन्होंने हाइड करने की कोशिश करी, उसको क्लियरली सामने नहीं लाए अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ठीक है, और लेकिन ISIS क्या करता है, उसको ऑनलाइन, ये तो हमें अपने इमोशनल सेंस से पता है कि जब वो इस तरीके का कुछ कृत्य करते हैं या इस तरीके के गलत काम करते हैं, उसके बाद भी उसको बड़ा चौड़े से वो होके अपने इंटरनेट पर अपलोड करते हैं और ऑनलाइन डालते हैं ताकि पूरी दुनिया उससे भयभीत हो सके। नाउ इंस्टेंट ISIS पोस्ट इट्स मेनी क्राइम्स ऑन सोशल मीडिया फॉर ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन विद सीमिंगली नो थॉट्स फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज। अब उनको ये नहीं मालूम है कि इस चीज़ के क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, बिल्कुल ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है अगर इस तरीके के आप काम कर रहे हो तो ये तो हमें पता चल गया व्हाट इज द जिस्ट ऑफ द पैसेज, क्लियर हो गया, बहुत से पॉइंट्स क्लियर हो गए। कंपैरिजन किससे हुआ? नाजीज और खाइमर रोग से, लेकिन वो भी अपना जो है क्राइम अगर वो इस तरीके से कर रहे थे तो उसको छुपाते थे, उसको दुनिया को दिखाते नहीं थे, एक डर नहीं क्रिएट करते थे लोगों के माइंड में। चलिए ये तो हमें क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे कि क्या इन्फ्रेंसेस हमसे पूछे गए हैं। द ISIS इज नॉट मोटिवेटेड, ठीक है, as much by political gains and perceptions as by the coverage its activities attract। अब यहाँ एक सवाल पूछा गया था पैसेज में कि उनका पॉइंट है क्या वो प्रूव करना चाहते हैं अगर वो सोशल मीडिया पर इस तरीके के अपने पोस्ट डालते हैं जो कि लोगों को डराते हैं या इस तरीके से भयभीत करते हैं या अपना खौफ क्रिएट करते हैं लोगों के दिलों में, तो उनका कोई पॉलिटिकल गेन तो नहीं उनको चाहिए। ऑब्वियस ही बात है, ये तो हमें क्लियर हो चुका है कि उनका कोई इस तरीके का पॉइंट नहीं है। पर वो ये क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से मेरी बात पूरी दुनिया तक ये क्लियरली पहुंच जाए। यानी वो चाहते हैं कि लोगों के अंदर ये सोशल मीडिया तो हमें पता है ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड वेब हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, तो ये चाहते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब पे ये चीज़ जाए, इसका मैक्सिमम कवरेज हो और लोग ISIS को कुछ पहचाने, उसको अट्रैक्ट, उसकी तरफ, उसकी एक्टिविटीज़ की तरफ अट्रैक्ट हों कि ये भी कोई चीज़ है, ये भी इतना भी बुरा कोई हो सकता है।
ठीक है, तो ये तो समझ में आ रहा है, काफ़ी हद तक इन्फर्ड है, काफ़ी अच्छा प्रोबेबल आंसर है ये ऑप्शन ए। तो मैं इसको फिलहाल अपनी बकेट लिस्ट में एज दी प्रोबेबल आंसर रख सकता हूँ। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी भी देखते हैं, क्योंकि हमें कुछ सिर्फ एक चूज करना है, 5 में से सिर्फ एक ही आंसर हो सकता है। तो ऑप्शन ए एक प्रोबेबल आंसर है। चलिए ऑप्शन बी देखते हैं। द नाजीज एंड द खाइमर रूग वर लार्ज स्केल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द आईएसआईएस। क्या ये इन्फर होता हुआ दिखा? जी नहीं। या तो बल्कि कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया आपने नाजीज को इनसे, आईएसआईएस से। आपने क्लियरली बोला कि नाजीज भी अपनी बात को छुपाते थे, लेकिन आईएसआईएस छुपाता नहीं है, वो तो फैला रहा है, वो तो हर तरफ सोशल मीडिया में अपनी क्लियरली इनह्यूमनेस दिखा रहा है। तो चलिए इसको तो मैं रिजेक्ट कर सकता हूँ क्लियरली और आउटराइटली। ऑप्शन सी देखते हैं, ऑप्शन सी क्या कहता है। The Nazis and the Khmer Rouge had very little access to media that pervaded boundaries since they lived in the world that was much less connected as it is now. अब वर्ल्ड वॉर 2 और वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में हम सब जानते हैं, तो हमें इतना तो पता है कि उस दौरान अगर आप ये बोलो, ये बहाना बनाओ, ये एक्सक्यूज़ लो कि उस दौरान मीडिया नहीं थी या वो अपनी बात को नहीं पहुंचा सकते, तो ये तो बहुत ही वेग आंसर होगा, बहुत ही सुपरफ्लुअस होगा। क्यों? क्योंकि मीडिया तो थी, उस समय न्यूज़पेपर छपते थे और हर तरफ जाते थे, तो ऑब्वियसली बात है इन्फॉर्मेशन का फ्लो तो था ही। और ऐसा नहीं है कि एक्सेस नहीं था मीडिया के लिए, हर ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज़ में मीडिया जाता था और हर तरफ न्यूज़पेपर छपते थे। तो ये बात बोलना और बहाना बनाना कि नहीं उनको नहीं पता था इसीलिए वो बात नहीं फैली, तो ये भी बहुत ही लेस प्रोबेबल आंसर होगा इन द लाइट ऑफ द ऑप्शन ए। ऑप्शन डी देखते हैं। द आईएसआईएस इज एट लॉगर हेड्स विथ इट्स नेचुरल अलाई द अलकायदा सो दैट इट मे एस्टैब्लिश नेचुरल सुपीरियोरिटी इन द रीजन ऑफ द लेवेंट। अब ये एक एडिशनल आंसर हो सकता है, ये अगर मैं इसको पैसेज में जोड़ दूं तो ये काफ़ी हद तक स्ट्रेंथन करेगा मेरे पैसेज को। ये तो हमें दिख रहा है सपोर्टिव आंसर है, क्योंकि वो अलकायदा, इसमें एक्सप्लेन किया है कि क्यों अलकायदा से वो लॉगर हेड्स पे है। बट इन द लाइट ऑफ ऑप्शन ए, क्या डी एक अच्छा आंसर होगा? एक इन्फ्रेंस होता हुआ दिख रहा है? जी नहीं। ये तो काफ़ी हद तक एक स्ट्रेंथनिंग, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि हमारे पैसेज को सपोर्ट करती हुई दिख रही है। तो मैं इसको इन्फ्रेंस की श्रेणी में नहीं डालूंगा और मैं इसको रिजेक्ट कर सकता हूँ। ऑप्शन ई देखते हैं। द आईएसआईएस इज अ फंडामेंटलिस्ट ग्रुप दैट बिलीव्स दैट वी ऑल लिव इन अ पोस्ट एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड वेयर कंसेप्ट्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग डू नॉट मैटर। ये तो काफ़ी इमोशनल और काफ़ी हद तक एक तरीके से सुपरफ्लुअस आंसर होगा। क्या हम ऐसे कोई एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ दुनिया ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है? क्या हम जिसमें हमें ये नहीं मालूम कि सही क्या है और गलत क्या? जी नहीं, ये तो बड़ा वेग आंसर होगा। हम जानते हैं कि क्या गलत और क्या सही है, और हमारी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी आज की डेट में हमारे समाज की वो इतना तो है कि हम राइट और रॉन्ग्स के बीच में पहचान सकते हैं। आप किसी को बेहेड करोगे और आप ये बोलोगे कि आप नहीं, आप तो सही थे, आपने अलग या आपने किसी और रिलीजन का नाम लेकर के उसको यूज़ कर लिया, तो वो चीज़ हम सब जानते हैं। इवन मुस्लिम्स ने भी आप देख सकते हो उनके एलाइज नहीं है, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल इनह्यूमन हरकत करी है। तो मैं इसको बिल्कुल रिजेक्ट करूंगा और आगे बढ़ूंगा। ठीक है, चलिए ये रहा इसका सॉल्यूशन। थोड़ा सा लेंदी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं बढ़ूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे अब हम। बिफोर द अराइवल ऑफ न्यू ट्रेनर द सेल्स आउटपुट, पहले पैसेज दिया है, डायरेक्शन बाद में, क्वेश्चन बाद में। बिफोर द अराइवल ऑफ न्यू ट्रेनर द सेल्स आउटपुट इन द AMS लर्निंग सिस्टम्स Limited had been rising by 20% year on the average over the past 10 years। यहाँ पर एक AMS लर्निंग सिस्टम लिमिटेड करके कोई कंपनी है जिसका सेल्स आउटपुट आप देखिए 20% से ज़्यादा बढ़ रहा था लगभग लास्ट 10 ईयर्स में। बिफोर द अराइवल ऑफ द न्यू ट्रेनर, यहाँ पर एक कंडीशन है कि एक नया ट्रेनर आया और उसके बाद, उससे पहले 20% से ज़्यादा एवरेज ग्रोथ मिल रही थी। हाउएवर आफ्टर न्यू ट्रेनिंग इनोवेशंस बाय द ट्रेनर, अब उसने कुछ नया इनोवेट किया, which included computerization of training process and reduction in the need for additional workforce, annual sales output has only risen by 10% this year। यानी जो एवरेज 20% का ग्रोथ का निकलता था, अब जो हमारी सेल्स आउटपुट है ट्रेनिंग के बाद वो 10% हो गई। इट अपीयर्स दैट जोइज इनोवेशन हैज कॉज द रिडक्शन इन द एनुअल ग्रोथ रेट। इस ऐसा महसूस हो रहा है कि आपकी जो नए इनोवेटिव टेक्निक्स जो आपने इस्तेमाल की हैं, यहाँ पे क्लियरली बताया है कि कंप्यूटराइजेशन, पहले तो ट्रेनिंग जो होती थी वो शायद मैनुअली होती होगी, अब कंप्यूटर से होती है,
और रिडक्शन इन द नीड फॉर द एडिशनल वर्कफोर्स, ये दोनों जो नए तरीके का इनोवेशन था ट्रेनर द्वारा, उसकी वजह से सेल्स आउटपुट घट गई है, ऐसा बिलीफ है इनका। ठीक है, ये एग्जिस्ट ऑफ द पैसेज समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग, अगर वो सही है, वुड मोस्ट सीरियसली वीकन द कंक्लूजन ऑफ द अबव, मतलब वो हमारे पैसेज को किसी तरह अनसपोर्ट कर देगा, यानी उसको कॉन्ट्ररी उसके चला जाएगा। हमें बस ये देखना है कि उसको कैसे वीकन कर देगा वो स्टेटमेंट। तो चलिए देखते हैं क्या है स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट कहता है द इन्वेस्टमेंट इन कंप्यूटराइजेशन हैज़ अ प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स। क्या ये आंसर सही आंसर है? क्या इन्वेस्टमेंट जो कंप्यूटराइजेशन में हुई इट विल डिप्रिशिएट? ऐसा तो नहीं मुझे कुछ समझ में आया। हैज़ अ प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन फॉर द कॉस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स, बहुत ही वेवर्ड आंसर है, इसका कोई लेना देना मेरे पैसेज से अभी नहीं दिख रहा है। आप तो कंप्यूटर्स की डिप्रिसिएशन की बात करने लग गए, तो हमें सेल्स आउटपुट क्यों कम होता हुआ दिख रहा है, ये हमें नहीं समझ में आया। तो काफ़ी हद तक ये बहुत ही वेवर्ड आंसर है और इसका कोई आउट ऑफ स्कोप है, ये काफ़ी हद तक इसका पैसेज से कोई लेना देना मुझे समझ में अभी नहीं आया। आप कंप्यूटराइजेशन के पीछे क्यों पड़े, ये नहीं समझ में आया मुझे। चलिए ऑप्शन बी देखते हैं। इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस डिड नॉट फॉलो इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ द इनपुट्स। क्या ये एक अच्छा रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से सेल्स आउटपुट जो है कम हो गई हो? लेकिन यहाँ तो उल्टा आपने कॉन्ट्ररी बोला है कि इंक्रीज इन दी सेलिंग प्राइस डिड नॉट फॉलो इंक्रीज इन दी कॉस्ट ऑफ द इनपुट, कि हमने इनपुट की जब कॉस्ट बढ़ाई तो उससे सेलिंग प्राइस में कुछ बढ़ा नहीं, इसी वजह से सेल्स घट गई हमारी। हाँ, ये एक रीज़न हो सकता है, एक प्रोबेबल रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से सेल्स घट गई, लेकिन मुझे तो वो स्टेटमेंट चाहिए ना जो हमारे कॉन्ट्ररी ऑफ द पैसेज हो। ये तो साथ में चला गया, तो इसे स्ट्रेंथन करता हुआ पैसेज होगा। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन सी, ये मैं रिजेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि ये वीकन नहीं कर रहा है, अनसपोर्ट नहीं कर रहा है। द इनोवेशन ब्रॉट इन बाय द न्यू ट्रेनर वर इंटेंडेड एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स एंड नॉट मेड फॉर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। अब ये भी काफ़ी हद तक सपोर्टिंग आंसर है कि हमने ये इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों सेल्स आउटपुट कम है, क्योंकि जो ट्रेनर ने जो अभी इंटेंट किया है, जो इनोवेट किया है, जो इस तरीके से उसकी तैयारी हुई है कि लॉन्ग टर्म में हमें अच्छा इन्वेस्टमेंट मिले, भले ही शॉर्ट टर्म में कम ग्रोथ मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब ये भी एक स्ट्रेंथन करता हुआ पैसेज है, ना कि वीकेन करता हुआ। हमें वीकेन वाला ढूंढना है। चलिए देखते हैं ऑप्शन डी, जनरल डिमांड फॉर द ट्रेनिंग प्रोवाइडेड बाय द कंपनी हैज़ डिक्लाइंड। क्या ऐसा कुछ है? क्या ट्रेनिंग का जो डिमांड है वो जो कंपनी दे रही है उसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है? तो बड़ा वेवर्ड सा आंसर होगा, इसका कोई मुझे नहीं लगता पैसेज से कोई लेना देना है। ट्रेनिंग क्यों सेल्स आउटपुट गिर गया इस बात को भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, ये भी नहीं समझ पा रहा हूँ, तो बड़ा अनईजी आंसर होगा। मैं इसको भी इन्फर नहीं कर पा रहा हूँ किसी तरीके से, ये वीकेंड कर दें किसी तरह मेरे उसको कंटेंशन को, तो ऑब्वियस ही बात है इसको भी मैं रिजेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये, यहाँ पे मुझे कोई ऐसा स्टेटमेंट अभी तक नहीं मिला है जो कि वीकेंड करता हुआ दिखे, डायरेक्टली वीकेंड कर दे मेरे इंटेंशन को। आपका क्या आंसर हो सकता है? आप ज़रूर इसमें कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं। कुछ वेबसाइट्स पे इसमें ऑप्शन डी एज आ आंसर दिया है, बट ऑप्शन डी तो मुझे बहुत ही आउट ऑफ स्कोप लग रहा है, मुझे कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है। हो सकता है मैं गलत भी हूँ। आप प्लीज़ मुझे अगर आपके माइंड में अगर कुछ क्लिक हो रहा हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करके इस बारे में बताएं, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। ठीक है, मेरे हिसाब से इसका आंसर नन ऑफ दीज होना चाहिए, तो इसको मैं नन ऑफ दीज पे टिक कर दे रहा हूँ और इसको एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ मेरे हिसाब से क्यों नन ऑफ दीज होना चाहिए। ठीक है, और आप अगर इससे कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, आपको ये सही नहीं लगता है, तो प्लीज़ इसका एक अच्छे रीज़न के साथ एक्सप्लेन कर दीजिएगा ताकि मैं अपनी गलती मान सकूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 था वो। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। अब हम डायरेक्शन पहले पढ़ेंगे। इन द गिवन क्वेश्चन अ स्टेटमेंट इज गिवन विद सम एजम्पशंस एज ऑप्शन। एजम्पशन का सवाल है। एज असम्पशन इज समथिंग सपोज्ड और टेकन फॉर ग्रांटेड। बड़ा एक्सप्लेन भी करा है इन्होंने कि एजम्पशन जो है वो एक सपोज्ड होता है या प्रिज्यूम्ड होता है या टेकन फॉर ग्रांटेड होता है। यू हैव टू कंसिडर द स्टेटमेंट एंड द फॉलोइंग एजम्पशंस एंड डिसाइड, यहाँ डिसाइड विच ऑफ द एजम्पशन इज इम्प्लिसिट इन द स्टेटमेंट। क्लियरली आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा एजम्पशन ऐसा होगा जो कि इम्प्लिसिट होगा हमारे स्टेटमेंट में। चलिए देखते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले। द स्कूल विच यूज टू प्रोवाइड फ्री ब्रेकफास्ट टू एंश्योर that the students receive at least one proper meal a day stopped the facility from January as the charity society which used to fund the breakfast withdrew the support due to drop in donations। बहुत ही सिंपल 2 लाइनर पैसेज है, सिंगल लाइनर पैसेज है, बल्कि कॉमा लगा के सेपरेट किया है आपने। यहाँ पे क्लियरली आपने बोल दिया कि अब स्कूल वाले ब्रेकफास्ट जो देते थे, प्रॉपर मील जो देते थे, 1 प्रॉपर मील डे की जो स्कीम थी वो अब नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि जो चैरिटी सोसाइटी थी जो उसको फंड करती थी, अब उसको पैसे नहीं मिल रहे, डोनेशंस नहीं मिल रहे, तो वो उनको सपोर्ट नहीं कर सकते। बस इतनी सी बात आपने बताई। द स्कूल विच यूज टू प्रोवाइड फ्री ब्रेकफास्ट, ठीक है, वहाँ पर जो ब्रेकफास्ट का जो है वो टू एंश्योर
वो इंश्योर करते थे कि स्टूडेंट को एटलीस्ट एक प्रॉपर मील मिले, ठीक है। तो किस बेसिस पे वो प्रॉपर मील की बात की गई थी, अब हमसे पूछा गया है कि उसके बेसिस पे क्या एजम्पशन लिया गया है यहाँ पे, और उसके बेसिस पे आर्ग्यूमेंट को फॉर्म कर दिया या पैसेज को फॉर्म कर दिया। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन ए, द स्टूडेंट्स मे नॉट रिसीव एनी प्रॉपर मील इन अ डे फ्रॉम जनवरी। अब ये तो पता है, ये तो इन्फर होता हुआ क्लियरली दिख रहा है, तो एक्सप्लेन्ड है कि अब जनवरी के बाद से उनको एक प्रॉपर मील स्कूल में तो नहीं मिलेगा, बट यहाँ पर स्पेसिफिकली ये नहीं बोला है कि स्कूल में, घर में, ये सब नहीं बताया। तो एज एन एजम्पशन इसको आप क्लियरली रिजेक्ट कर सकते हैं, एजम्पशन तो नहीं है, हाँ इन्फर होता हुआ दिख रहा है। ऑप्शन बी, इन फ्यूचर द डोनेशन टू द चैरिटी सोसाइटी में फर्दर डिक्रीज। जी नहीं, इसका कोई एविडेंस नहीं है मेरे पास। सी, द डोनेशन रिसीव्ड बाय द चैरिटी आर यूज्ड फॉर सोशल वेलफेयर। क्या ऐसा कुछ है? हाँ, ये तो हम बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं कि जो चैरिटी सोसाइटी के पास डोनेशन आता है उससे आप लोगों को मील्स दे रहे हैं, बच्चों को प्रॉपर मील दे रहे हैं, एक ब्रेकफास्ट को फंड कर रहे हैं स्कूल में, तो एक सोशल वेलफेयर के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये तो क्लियरली इन्फर्ड है। क्या ये एजम्पशन है? हाँ, काफ़ी हद तक आप देखो तो ये क्लियर इन्फ्रेंस की श्रेणी में जाता है, बट क्या मैं इसको एज्यूम करके अपना पैसेज बना रहा हूँ? जी नहीं, जी नहीं। हमने तो यहाँ बात की है प्रॉपर मील की। अब यहाँ दिया ऑप्शन डी, द फैमिलीज आइदर डू नॉट हैव द एबिलिटी टू प्रोवाइड प्रॉपर मील टू देयर चिल्ड्रन और इग्नोरेंट ऑफ व्हाट अ प्रॉपर मील इज। ऑब्वियसली बच्चे खाना तो खाते ही होंगे, अगर वो ब्रेकफास्ट नहीं भी उनको मिल रहा है तो कुछ तो खाते ही होंगे, कहीं ना कहीं से उनको कुछ ना कुछ मिलता होगा। पर यहाँ बात की गई थी एक ही चीज़ की, वो था प्रॉपर मील। ये प्रॉपर मील की डेफिनेशन क्या होती है, ये अगर आप देखें तो सारी बात इसी पे टिकी थी कि प्रॉपर मील अब बच्चों को नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब प्रॉपर मील कुछ होता होगा, ऑब्वियस ही बात है। उसका ब्रेकफास्ट जो आप प्रोवाइड कर रहे हो, मिड डे मील दे रहे हो या जो भी आप दे रहे हो बच्चों को, वो प्रॉपर मील स्कूल वाले ये मान के चलते हैं कि बच्चों को नहीं मिलता है, इसी वजह से वो उसको प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब वो ये एज्यूम करके चलते हैं, इसका मतलब वो स्कूल वाले ये एज्यूम करके चलते हैं कि शायद फैमिलीज़ को ये नहीं मालूम है कि प्रॉपर मील होता क्या है एग्जैक्टली, और उनको जो पूरे पोषण या न्यूट्रिशंस बच्चों को मिलने चाहिए वो उस प्रॉपर मील में होते होंगे, तभी तो वो ये मान के चलते हैं कि ये बच्चे स्कूल में आएंगे तो स्वस्थ भी होंगे, पढ़ाई भी करेंगे और उनको प्रॉपर मील मिलेगा, ठीक है। तो ये एक एजम्पशन हो सकता है जिसके बेसिस पे आपने ये पूरा पैसेज क्रिएट किया। ब्रेकफास्ट वो क्यों प्रोवाइड करवाते थे? वो इसीलिए प्रोवाइड कराते थे क्योंकि उनको मालूम था कि फैमिलीज उतना बच्चों को प्रॉपर मील नहीं दे पाती हैं, उतना उनको क्या क्या उसमें होना चाहिए, क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, क्या न्यूट्रिशंस होने चाहिए, वो चीज़ फैमिलीज को हो सकता नहीं मालूम हो, जो स्कूल को मालूम है। तो आई होप ये काफ़ी हद तक एक बहुत ही अच्छा आंसर होगा। थोड़ा कंफ्यूज करता था ऑप्शन सी से, बट ऑप्शन ए और सी बहुत ही क्लियर इन्फ्रेंस है। आपको बस ये देखना था कि क्या इन्फ्रेंस और एजम्पशन में अंतर होता है। इन्फ्रेंस भी दिखेगा नहीं क्लियरली, ऐसे ही एजम्पशन भी आपको क्लियर नहीं दिखेगा, बट ये तो हमें समझ में आ चुका था कि ऑप्शन ए और सी क्लियर इन्फ्रेंसेस थे, तो हम उनको एजम्पशन में नहीं रख सकते थे। और ऑप्शन डी काफ़ी हद तक एक ऐसा एजम्पशन है जिसके बेसिस पे मैं पूरा का पूरा आर्ग्यूमेंट फॉर्म कर सकता हूँ, एक ऐसी नींव है जिस पे मैं पूरी अपनी बिल्डिंग आर्ग्यूमेंट की खड़ी कर सकता हूँ। चलिए, ऑप्शन डी मेरे हिसाब से क्लियर आंसर होगा, और आप इसका सोल्यूशन अगर पढ़ना चाहें तो क्लियर शब्दों में पढ़ सकते हैं। और हम बढ़ेंगे आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, और मैं बढ़ूंगा लास्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए पहले डायरेक्शन देख लेते हैं। रीड दी पैसेज, पैराग्राफ एंड आंसर दी क्वेश्चंस बिलो। फिर से वही पैराग्राफ हमारा दिया हुआ है और हमें पढ़ना है कि क्या पूछा है सवाल लास्ट में। द बिल्डिंग ओनर्स वांट द रेंट कंट्रोल बाय गवर्नमेंट टू बी रिमूव्ड। मतलब बिल्डिंग के जो ओनर्स हैं वो चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट ने रेंट कंट्रोल कर रखा है उसको रिमूव कर दिया जाए। यानी बिल्डिंग जो बनाते हैं उसमें जो उन्होंने कंस्ट्रक्शन कर रखा है, जो रेंट पे देते होंगे तो लोगों को रहने के लिए, तो उसमें वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट उसको रिमूव कर दे। क्यों? उनका तर्क समझना है हमें। दे से दैट द रेंट विल इंक्रीज बट इट विल बी फॉर अ शॉर्ट टाइम। वो कह रहे हैं कि रेंट तो बढ़ेगा, अभी जब आप कंट्रोल खत्म कर दोगे तो रेंट बढ़ेगा, बट वो कुछ समय के लिए ही होगा जो कि शॉर्टर ड्यूरेशन का होगा। उसको भी उन्होंने एक्सप्लेन किया है। द इंक्रीज्ड रेंट विल बी फॉर अ शॉर्ट टाइम। द इंक्रीज्ड रेंट विल लीड टू मोर इन्वेस्टमेंट इन द रियल एस्टेट एंड लीड टू मोर नंबर ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स। मतलब जो बढ़ाओगे आप रेंट तो ऑब्वियस ही बात है बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। लोग कहेंगे अरे इसमें तो बड़ा फ़ायदा है, आप इन्वेस्टमेंट करिए इसमें, और बिल्डिंग्स बनाइए और लोगों को रेंट पे दीजिए। तो उससे ये होगा कि ज़्यादा इन्वेस्ट होगा, ज़्यादा बिल्डिंग्स आ जाएंगी, और इवेंचुअली क्या होगा
द इंक्रीज सप्लाई विल लोअर द रेंट रैपिडली। जैसे ही बहुत सारे फ्लैट्स बन जाएंगे या बहुत सारी बिल्डिंग्स खड़ी हो जाएंगी तो अपने आप ही जब ऑब्वियस बात है सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो डिमांड अपने आप कम होना शुरू होगी, तो रेंट कम हो जाएगा। तो वो ऑटोमेटिकली जो इनविजिबल हैंड ऑफ द मार्केट है वो ऑपरेट करेगा इनके अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो रिमूविंग द रेंट कंट्रोल विल लोअर द रेंट। अल्टीमेटली होगा ये कि रेंट उस रेट से भी नीचे आ जाएगा जिसपे आज की डेट में वो कंट्रोल्ड है। तो आई होप ये आपको जिस्ट ऑफ द पैसेज क्लियर हो गया, उनका तर्क समझ में आया बिल्डिंग ओनर्स का। अब हमसे ये पूछा गया है कि विच ऑफ द अजम्पशन इफ ट्रू विल सीरियसली डैमेज द आर्ग्यूमेंट। अब यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज किया है, यहाँ पे एजम्पशन नहीं पूछा है, यहाँ से आपसे पूछा गया है ऐसा कौन सा एजम्पशन होगा जिसके बेसिस पे पूरा आर्ग्यूमेंट डैमेज हो जाएगा, यानी जो आप बात मान के चल रहे थे वो बात इस पैसेज को पूरी तरीके से कॉन्ट्रडिक्ट कर दे। तो थोड़ा सा यहाँ कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, बहुत ही अगर आप अपने सेंसेस से समझ लें एक बात बहुत ही क्लियरली आ जाएगी। ऑप्शंस देखते तो आपको थोड़ा और बेटर क्लियरिटी मिलेगी मैंने ये बात क्यों बोली। द इंक्रीज इन रेंट इज नेसेसरी ड्यू टू इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। क्या रेंट बढ़ाने का तर्क है इसमें कि क्योंकि इन्फ्लेशन है, महंगाई बढ़ रही है और इकोनॉमिक क्राइसिस है तो हमको रेंट को बढ़ाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। क्या इसको एज्यूम करके मैं अपने पैसेज को वीक कर दूंगा? जी नहीं, इसको तो मैं अपने पैसेज को स्ट्रॉन्ग कर दूंगा। इसमें तो रीजनेबल एजम्पशन दे दिया कि इंक्रीज इन रेंट को और ज़्यादा इन्होंने बता दिया कि क्यों वो जस्टिफाइड है, ठीक है। हमें तो वो एजम्पशन देखना है जिससे वो अनजस्टिफाइड हो जाए, तो ये मैं रिजेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि ये डैमेज नहीं कर रहा है मेरे पैसेज को बल्कि स्ट्रेंथन कर रहा है ये एजम्पशन। चलिए ऑप्शन बी देखते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट द इनकम विल फ्रॉम रेंट विल बी फुली इन्वेस्टेड इन द मोर रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शंस। हाँ, ये एक वो करेक्ट एजम्पशन हो सकता है जिसके बेसिस पे पूरा का पूरा पैसेज डैमेज हो जाए। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो पैसा आप रेंट से कमाओगे एक्स्ट्रा वो पूरा का पूरा रियल एस्टेट में आप फिर से लगाओगे? इस बात की क्या गारंटी है कि और ज़्यादा बिल्डिंग्स बनेंगी? इस बात की कोई गारंटी नहीं है क्योंकि जो एक्स्ट्रा रेंट होगा हो सकता है आप किसी और जगह इन्वेस्ट कर दो। तो ये जो मान के चल रहे थे, ये जो एज्यूम करके चल रहे थे कि नहीं हम जो पैसा कमाएंगे उससे ये होगा कि और ज़्यादा बिल्डिंग्स बनेंगी और रेंट कम हो जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा सप्लाई हो जाएगी, तो ये इस पूरे आर्ग्यूमेंट को डैमेज करता हुआ दिख रहा है वो एजम्पशन, ठीक है। बहुत ही कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, यहाँ बहुत ज़्यादा आपको बेसिक्स में नहीं भी जाते आप, तो बहुत ही कॉमन सेंस तरीके से इसको किया जा सकता था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल क्लियर आंसर दिख रहा है। अब मैं रिजेक्ट करूँगा क्यों, सी और डी भी रिजेक्टेड है, ठीक है। चलिए देखते हैं। गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस रेंट कंट्रोल टू प्रिवेंट एक्सप्लोरेशंस, सॉरी ये एक्सप्लॉयटेशंस होगा, ये थोड़ी सी मिस टाइपिंग हुई है यहाँ पे। एक्सप्लॉयटेशन ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर हाउसिंग स्पेशली टू पीपल माइग्रेटिंग टू सिटीज़। अब यहाँ एक्सप्लेन किया है कि क्यों रेंट कंट्रोल किया गया था गवर्नमेंट द्वारा, ताकि एक्सप्लॉयटेशन ना हो लोगों से उल्टे सीधा पैसा न लिया जाए, बिल्कुल जो उनका बनता है वो पैसा लिया जाए। जो लोग माइग्रेट करते हैं सिटीज़ की तरफ उनके लिए, क्योंकि वो ऑब्वियसली वहाँ जाएंगे तो उनको रहने की जगह चाहिए, तो वो रेंट पे ढूंढेंगे पहले नंबर पे। तो जो एक्सप्लॉयटेशन वर्ड है यहाँ पे एक्चुअली आर की जगह टी होगा, तो जो एक्सप्लॉयटेशन को प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने रेंट कंट्रोल किया। ये एज्यूम करेंगे अगर हम तो स्ट्रेंथन करेगा मेरे पैसेज को, तो ये हम रिजेक्ट कर सकते हैं। ये डैमेज नहीं कर रहा, ये तो स्ट्रेंथन कर रहा है। क्यों जस्टिफाइड है रेंट कंट्रोल भी और क्यों जस्टिफाइड है बिल्डिंग ओनर्स की बात। द डिमांड विल रिमेन द सेम बट द सप्लाई विल इंक्रीज। ये तो फिर से स्ट्रेंथन कर देगा मेरे आर्ग्यूमेंट को कि डिमांड सेम रहेगी, सप्लाई बढ़ जाएगी। तो हमने बात समझ में आई गई थी हमें। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जब रेंट बढ़ेगा तो लोग इन्वेस्ट करेंगे और इन्वेस्ट करेंगे, बिल्डिंग और बढ़ेंगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी। तो ये तो फिर सपोर्ट करता हुआ आर्ग्यूमेंट है, तो मैं इसको रिजेक्ट कर सकता हूँ। और ऑप्शन बी एक क्लियर आंसर होगा, ठीक है। इसका भी एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। और इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं या पॉज कर सकते हैं। और इसी के साथ आज का जो वीडियो है ये समाप्त हम करेंगे। आई होप आपको मज़ा आया हो, आपके और कॉन्सेप्ट्स आज क्लियर हुए हों और अपनी तैयारी को आप जज कर पाए हों। नेक्स्ट में आपको फिर वीडियो में मैंने बताया है जो रेस्ट ओवर 4 क्वेश्चन बचे हैं या 5 क्वेश्चन बचे हैं वो भी मैं 2017 के जो मेंस में आए हुए क्रिटिकल रीजनिंग के सवाल हैं वो भी डिस्कस करूंगा। क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ने के 3 फायदे तो मुझे समझ में आ ही गए। आपको एक जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो तो इम्प्रूव हो ही रहा है, वोकैबुलरी भी आपकी इंप्रूव हो रही, तो इंग्लिश के एग्जाम के लिए भी बहुत फायदेमंद रहा आपके लिए ये। और आपका लॉजिक तो इंप्रूव हो ही रहा है, डिसीजन मेकिंग तो इंप्रूव हो ही रही है, ठीक है। तीसरा आपका फायदा हो गया। टिल देन आप पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए। मेंस एग्जाम्स अब प्री सबके ऑलमोस्ट कवर होते चले जा रहे हैं, तो मेंस की तैयारी तो लग के करनी पड़ेगी आपको। टिल देन तैयारी करते रहिए। जय हिंद फ्रॉम माय साइड।